This is 9th January session of the Hindu newspaper analysis, in which we will discuss three issues. The first issue is why deciphering the Indus script important. Indus script को decipher करना क्यों important है. The second issue related to UAPA and the third issue is related to right to food and PDS system, public distribution system. So let's discuss all the issues in detail. Why is deciphering the Indus script important? इंडस स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करना क्यों इम्पोर्टेंट है. इसके डिसाइफरिंग के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या न्यू इन्फॉर्मेशंस वर्ल्ड के सामने आ सकती हैं. आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस. वाई न्यूज. Recently, Tamil Nadu CM M.K. Stalin announced a $1 million prize for anyone who can successfully decipher the Harappan script of the Indus Valley civilization. रिसेंटली तमिलनाडु सीएम स्टोलिन ने अनाउंस किया है कि कोई भी पर्सन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पन स्क्रिप्ट को डिसाइफर करेगा उसको अबाउट $1 million का प्राइज गिवन किया जाएगा. डिसाइफरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग अननोन सिंबल्स और स्क्रिप्ट इनटू अ रिलायबल लैंग्वेज. डिसाइफरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें अननोन सिंबल्स एंड स्क्रिप्ट को रिलायबल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है. इट मीन्स अननोन सिंबल्स या स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करने का जो प्रोसेस है उसको डिसाइफरिंग प्रोसेस बोला जाता है. This announcement has reignited the country's old mystery of the Harappan script, for which about 100 attempts were made by scholars to decode its meaning but not succeed. M.K. Stalin का ये अनाउंसमेंट सेंचुरी ओल्ड मिस्ट्री को रीइग्नाइटेड करता है. स्पेशली ये सेंचुरी ओल्ड मिस्ट्री हड़प्पन स्क्रिप्ट से रिलेटेड रही है. इसको रीइग्नाइटेड करता है और इसको डेसिफर करने के अबाउट 100 अटेम्प्ट्स किए जा चुके हैं बट ऑल अटेम्प्ट्स यहाँ पर नॉट सक्सीड रहे हैं. व्हाट इज द इंडस वैली स्क्रिप्ट. इंडस वैली स्क्रिप्ट क्या है. द इंडस वैली स्क्रिप्ट यूज्ड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान रिमेन्स अनडिसाइफर्ड. इंडस वैली स्क्रिप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज की जाती थी. इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान में लाई करती थी और ये स्क्रिप्ट अभी तक अनडिसाइफर्ड रही है. द स्क्रिप्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय सर जॉन मार्शल्स टीम इन द 1920s में ये स्क्रिप्ट सर जॉन मार्शल्स की टीम ने डिस्कवर किया था. इट अपीयर्स ऑन मेटल सील्स टेराकोटा टेबल्स विच इंक्लूड पिक्टोग्राफ एंड एनिमल और ह्यूमन इमेजेस. ये स्क्रिप्ट मेटल सील्स टेराकोटा टेबल्स पर अपीयर हुए हैं जिसके अंडर कुछ प्रोटोग्राम्स एनिमल्स एंड ह्यूमन इमेजेस इंक्लूड हैं. राइटिंग स्टाइल ऑफ इंडस वैली स्क्रिप्ट. इंडस वैली स्क्रिप्ट का राइटिंग स्टाइल क्या रहा है. रिटन राइट टू लेफ्ट लॉन्गर टेक्स्ट समटाइम्स बोट्रोफेंडन स्टाइल. इस स्क्रिप्ट का जो राइटिंग स्टाइल था वो राइट टू लेफ्ट था. इट मीन्स राइट से स्टार्ट किया जाता था और लेफ्ट में इसको एंड किया जाता था. कुछ लॉन्गर टेक्स्ट जो हुआ करते थे वो बोस्ट्रोफेंडन स्टाइल में लिखे गए थे. बोस्ट्रोफेंडन स्टाइल मीन्स अल्टरनेटिंग डायरेक्शंस बिटवीन लाइन्स. लाइन्स के बीच में अल्टरनेटिव डायरेक्शंस का यूज किया जाता है. जिस तरह से आज हम अपनी लैंग्वेज देखते हैं. ये जो लैंग्वेज है ये लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है. ब्रीफनेस ऑफ इंस्क्रिप्शंस. Most of inscriptions are short, averaging 5 characters. Longest known text containing 26 symbols. ये जो स्क्रिप्ट्स हैं ये वेरी शॉर्ट स्क्रिप्ट्स हैं और एवरेजिंग 5 कैरेक्टर्स इसमें मिल जाएंगे बट लॉन्गेस्ट नोन टेक्स्ट के अंदर अबाउट 26 सिम्बल्स का यूज किया गया है. द ब्रीफनेस हैड लेड टू डिबेट्स अबाउट वेदर इट वाज अ फुल फ्लैग्ड लैंग्वेज और मेरली सिम्बॉलिक नोटेशंस. इस स्क्रिप्ट का ब्रीफनेस ये डिबेट रेज करता है कि क्या ये फुल फ्लैग्ड लैंग्वेज थी या फिर सिम्बॉलिक नोटेशंस थे. नेचर ऑफ द स्क्रिप्ट. इस स्क्रिप्ट का क्या नेचर रहा है. परहैप्स इट वाज अ लोगोसिलेबिक सिस्टम combining syllables and pictograms similar to other script of its era. ऐसा अपियर होता है कि इस स्क्रिप्ट का जो नेचर था वो लोगोसिलेबिक था.
लोगो सिलेबिक सिस्टम के अंदर कुछ सिलेबल्स एंड पिक्टोग्राम्स कंबाइन होते हैं। उस टाइम के अदर स्क्रिप्ट भी लोगो सिलेबल ही हुआ करती थी। स्कॉलर्स प्रपोज अ रिबस प्रिंसिपल वेयर सिंबल्स रिप्रेजेंट आइडियाज और साउंड्स इनडायरेक्टली। स्कॉलर्स ने एक रिबस प्रिंसिपल यहाँ पर प्रपोज किया है। रिबस मीन्स पहेली, जहाँ पर सिंबल्स कुछ आइडियाज और साउंड्स को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। पर्पज एंड फंक्शन। It is assumed that the script may have been used for trade, tax records and identification, but its full role remains unclear. ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ये जो स्क्रिप्ट का नेचर था या राइटिंग्स थे, उसे ट्रेड, टैक्स रिकॉर्ड या फिर आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता था, बट इसका फुल रोल क्या था वो अभी भी अनक्लियर है। सम सिंबल्स रिजेंबलिंग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड द स्वास्तिक माइट ऑल्सो हैव रिलीजियस और एजुकेशनल सिग्निफिकेंस। कुछ सिंबल्स सच एज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्वास्तिक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये रिलीजियस या एजुकेशनल सिग्निफिकेंस रखते हैं। इट मीन्स ये एजुकेशनल सिग्निफिकेंस पर्पज के लिए उस टाइम पर शायद यूज किए गए होंगे। सम स्कॉलर्स बिलीव इट वॉज अ मेकिंग मार्किंग सिस्टम नॉट अ लैंग्वेज बेस्ड स्क्रिप्ट। कुछ स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि लैंग्वेज बेस्ड स्क्रिप्ट नहीं थी बल्कि एक मार्किंग सिस्टम हुआ करता था। थ्योरी अबाउट इट्स लैंग्वेज। इंडस वैली स्क्रिप्ट की लैंग्वेज से रिलेटेड क्या क्या थ्योरीज फाइंड आउट की गई। Dravidian hypothesis claims the script has Dravidian roots with connections to Old Tamil. Dravidian hypothesis क्लेम करता है कि इंडस स्क्रिप्ट का जो रूट्स है वो द्रविडियन है, जिसका ओल्ड तमिल्स के साथ कनेक्शन है। Example: the fish symbol in Indus script represent meaning both fish and star in Dravidian language, aligning with old Tamil terminology. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंडस स्क्रिप्ट के अंदर फिश का सिंबल दिया हुआ है और ये जो फिश का सिंबल है ये तमिल में मीन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मीनिंग फिश और स्टार होता है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस स्क्रिप्ट का ओल्ड तमिल टर्मिनोलॉजी से कुछ कनेक्शन है। सम नंबर प्लस फिश सीक्वेंस परहैप्स रेफर टू स्टार ग्रुप्स, तो दिस रिमेन्स अनप्रूवन। इस स्क्रिप्ट के अंदर कुछ नंबर प्लस फिश सीक्वेंस दिए हुए हैं, कुछ स्टार ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। टेबल में हम देख सकते हैं कि वन फिश का जो मीनिंग हुआ करता था, हो सकता है मीनिंग अभी क्लियर पता नहीं है, साइन दिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है, रीडिंग दिया हुआ है एंड मीनिंग दिया हुआ है। साइन वन फिश, फिश रीडिंग मीन एंड फिश और स्टार इसका मीनिंग हो सकता था। उसी तरह से 3 प्लस फिश यहाँ पर 3 स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 6 प्लस फिश यहाँ पर 6 स्टार्स और प्लेडिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 7 प्लस फिश यहाँ पर 7 स्टार्स एंड उर्सा मेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। संस्कृत लैंग्वेज, इस स्क्रिप्ट का संस्कृत लिंकेज भी हो सकता है। सम स्कॉलर्स लिंक्ड द स्क्रिप्ट टू संस्कृत, ट्राइंग इट टू द वैदिक पीरियड 1500 टू 600 BCE। कुछ स्कॉलर्स इस स्क्रिप्ट को संस्कृत के साथ लिंक करते हैं और वैदिक पीरियड के साथ इसको टाइप करने की कोशिश करते हैं। वैदिक पीरियड 1500 से 600 BCE ये बीच का पीरियड था। दिस थ्योरी हैज बीन कंटेस्टेड ड्यू टू द टाइमलाइन मिसमैच्ड बिटवीन द वैदिक एंड हड़प्पन कल्चर्स। संस्कृत लिंकेज का जो थ्योरी है ये कंटेस्टेड है बिकॉज वैदिक एंड हड़प्पन कल्चर्स के बीच एक मिसमैच है। वैदिक पीरियड जो था वो बाद में आया, जबकि हड़प्पन पीरियड जो था इससे पहले का पीरियड है। नॉन लिंग्विस्टिक सिंबल्स, critics argue the symbols were not a language but a system for political, economic और religious insignias। कुछ स्कॉलर्स ये आर्गू करते हैं कि इंडस वैली स्क्रिप्ट के अंदर जो सिंबल्स यूज किए गए हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस इंसिग्नियाज सिस्टम को शो करते हैं, ये कोई लैंग्वेज नहीं थी। What are the challenges in decipherment of Indus Valley script? इंडस वैली स्क्रिप्ट के डेसिफरमेंट से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेज है। नंबर 1, लैक ऑफ बायलैंग्वेज टेक्स्ट। नंबर 2, शॉर्ट एंड फ्रेगमेंटरी टेक्स्ट। नंबर 3, अननोन लैंग्वेज। नंबर 4, सिंबल वेरिएशंस। नंबर 5, लिमिटेड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। नंबर 5, टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स।
lack of bilingual text. The decipherment of ancient script often depend on bilingual text such as Rosetta Stone, which provided a Greek translation of Egyptian pictograms. एंसेंट स्क्रिप्ट का डिसाइफरमेंट डिपेंड करता है कि उससे रिलेटेड बायलिंगुअल टेक्स्ट प्रेजेंट है या नहीं, सच एज रोसेटा स्टोन विच प्रूव्ड अ ग्रीक ट्रांसलेशन ऑफ इजिप्शियन पिक्टोग्राम। ग्रीक इजिप्टियन पिक्टोग्राम का ग्रीक ट्रांसलेशन रोसेटा स्टोन के अंदर प्रोवाइड किया गया है, और इस तरह से यहाँ पर इजिप्शियन स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। The Indus script lacks such comparative inscriptions, making it difficult to link symbols to sounds or meaning. इंडस स्क्रिप्ट का कोई अपना बायलिंगुअल टेक्स्ट नहीं है, जिस तरह से रोसेटा स्टोन का एक बायलिंगुअल टेक्स्ट है। यही वजह है कि इंडस स्क्रिप्ट के इसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और इसके सिंबल्स को साउंड और मीनिंग्स के साथ लिंक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। नंबर 2, शॉर्ट एंड फ्रेगमेंटेड टेक्स्ट। इंडस स्क्रिप्ट का जो टेक्स्ट है वो शॉर्ट एंड फ्रेगमेंटेड टेक्स्ट रहा है। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर ब्रीफ, हैव एवरेज ऑफ 5 कैरेक्टर्स पर टेक्स्ट। इंडस स्क्रिप्ट के ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस ब्रीफ हैं और एवरेज ऑफ 5 कैरेक्टर्स पर टेक्स्ट में यहाँ पर मिलते हैं। द लैक ऑफ लॉन्ग टेक्स्ट लिमिट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ग्रामर, सिंटैक्स और पैटर्न्स टिपिकली यूज्ड इन लिंग्विस्टिक डिसाइफरमेंट। किसी भी स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए लॉन्ग टेक्स्ट चाहिए, बट यहाँ पर लॉन्ग टेक्स्ट नहीं है, जो कि इस स्क्रिप्ट के ग्रामर को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी को लिमिट करता है। सिंटैक्स एंड पैटर्न को अंडरस्टैंड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। नंबर 3, अननोन लैंग्वेज। द स्क्रिप्ट परहैप्स रिप्रेजेंट अ लैंग्वेज विच हैव नो सर्वाइविंग डिस्केंडेंट्स, मेकिंग कंपैरिजन चैलेंजिंग। इंडस स्क्रिप्ट ऐसा लगता है कि एक ऐसी लैंग्वेज रही है जिसका कोई सर्वाइविंग डिस्केंडेंट नहीं रहा है, और इसका कंपैरिजन काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। थ्योरी सजेस्ट इट इज इंडो आर्यन, ड्राविडियन और लॉस्ट लैंग्वेज फैमिली, बट नॉन आर कंक्लूसिव। थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि इंडस स्क्रिप्ट इंडो आर्यन हो सकती है, ड्राविडियन या फिर लॉस्ट लैंग्वेज फैमिली की लैंग्वेज हो सकती है, बट कोई भी यहाँ पर जो सजेशंस है, थ्योरी है, वो कंक्लूसिव थ्योरी नहीं है। नंबर 1, सिंबल वेरिएशंस। ऐसा रहा प्रपोज 62 साइंस इन द स्क्रिप्ट इन 1982, बट लेटर आस्को पारबोला सजेस्टेड 425 साइन इन 1994। सिंबल वेरिएशन भी इस लैंग्वेज के अंदर शो हो रहे हैं। एस आर राव ने 1982 में अबाउट 62 साइंस इंडस स्क्रिप्ट के अंदर प्रपोज किए थे, बट 1994 में आस्को पारबोला ने इस स्क्रिप्ट के अंदर 425 साइंस यहाँ पर सजेस्ट किए थे। ब्रायन के वेल्स proposed 676 signs in 2016, but the exact number and their meanings remain debated, leading to confusion. 2016 में ब्रायन के वेल्स ने इंडस स्क्रिप्ट के अंदर अबाउट 676 साइन प्रपोज किए थे, बट एग्जैक्ट नंबर ऑफ साइंस यहाँ पर अभी अनक्लियर है, जिसकी वजह से वैसे डिबेटेड एंड कन्फ्यूजन यहाँ पर लीडिंग हो रही है। नंबर 5, लिमिटेड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस काफ़ी लिमिटेड है, इस वजह से भी इंडस स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड नहीं किया जा सका है। द लिमिटेड कलेक्शन ऑफ 3500 हर्पन सील्स, इरोजन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड अनएक्सप्लोर्ड साइट्स हिंडर कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रिप्ट एनालिसिस। इंडस स्क्रिप्ट का कॉम्प्रिहेंसिव एनालाइज इसलिए भी नहीं किया सका है बिकॉज यहाँ पर वेरी लिमिटेड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं, सच एज 3500 हड़प्पन सील्स मिली हैं, कुछ आर्टिफैक्ट्स इरोजन हो चुके हैं, एंड अनएक्सप्लोर्ड साइट्स। ये सब रीजन्स हैं जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस काफ़ी लिमिटेड रहे हैं। नंबर 5, टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स। While AI, artificial intelligence, and machine learning are being applied, current models struggle with sparse datasets like the Indus script. इंडस स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टूल का यूज किया गया है, बट करंट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स हैं वो इंडस स्क्रिप्ट के डाटा सेट को अंडरस्टैंड करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इन ब्रीफ इंस्क्रिप्शंस आइडेंटिफाइंग पैटर्न रिमेन अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। ब्रीफ इंस्क्रिप्शंस के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना आज भी एक सिग्निफिकेंट चैलेंज बना हुआ है। What is the significance of deciphering the Indus script?
इंडस स्क्रिप्ट का अगर डिसाइफरिंग हो जाता है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? नंबर वन, अंडरस्टैंडिंग हड़प्पन कल्चर, इससे हड़प्पन कल्चर को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। नंबर टू, अंडरस्टैंडिंग हड़प्पन लैंग्वेज, हड़प्पन लैंग्वेज क्या थी, हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ग्लोबल रेलेवेंस इसका क्या था, उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। नंबर वन, अंडरस्टैंडिंग हड़प्पन कल्चर, डिसाइफरमेंट ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट could uncover हड़प्पन societal norms, religious beliefs and socio-political structures including administration and governance। हड़प्पन स्क्रिप्ट का अगर डिसाइफरमेंट हो जाता है तो इसके थ्रू हड़प्पन सोसाइटल नॉर्म्स, रिलीजियस बिलीफ एंड सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। साथ ही हड़प्पन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस को भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग हड़प्पन लैंग्वेज, आइडेंटिफाइंग द लैंग्वेज फैमिली ड्रेविडियन, इंडो आर्यन और अदर्स एनेबल अस टू अंडरस्टैंड द लिंग्विस्टिक रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। इंडस स्क्रिप्ट को अगर अंडरस्टैंड कर लिया जाता है, डिसाइफर कर लिया जाता है, तो इससे एंशिएंट इंडिया का लिंग्विस्टिक रूट क्या रहा है और द्रविडियन, इंडो आर्यन या अदर लैंग्वेज का जो रूट रहा है वो क्या रहा है, ये सब अंडरस्टैंडिंग की जा सकती है। नंबर थ्री, हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी, एस्टेब्लिशिंग कनेक्शंस बिटवीन द हड़प्पन एंड लेटर सिविलाइजेशंस हेल्प इन टू ट्रेस इंडियाज कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एवोल्यूशन। हड़प्पन एंड लेटर सिविलाइजेशन के बीच में अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो इसके थ्रू इंडिया के कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एवोल्यूशन को ट्रेस किया जा सकता है। नंबर फोर, ग्लोबल रेलेवेंस, स्क्रिप्ट्स स्टडी will help to understand ancient human communication evolution, writing systems, and cross-cultural exchange with Mesopotamia and beyond। इंडस स्क्रिप्ट का डिसाइफरमेंट अगर हो जाता है तो इसके थ्रू एंशिएंट ह्यूमन कम्युनिकेशन एवोल्यूशन, राइटिंग सिस्टम्स एंड वेरियस कल्चर्स के बीच एक्सचेंज को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। स्पेशली इंडिया का मेसोपोटामिया और बियॉन्ड सिविलाइजेशन के साथ कम्युनिकेशन क्या था, इसको भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है। डिसाइफरिंग ऑफ दिस स्क्रिप्ट में रिवील टाइज टू वैदिक प्रैक्टिसेस एंड लिंक टू द्रविडियन और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेज। इस स्क्रिप्ट के डिसाइफरिंग के बाद वैदिक प्रैक्टिसेस के साथ इंडस सिविलाइजेशन का क्या टाइज रहा है और द्रविडियन और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस को यहाँ पर लिंक किया जा सकता है अगर इंडस स्क्रिप्ट का डिसाइफरमेंट हो जाता है। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर वन, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेटमेंट वन, it was predominantly a secular civilization and the religious element, though present, did not dominate the scene. This option is correct. The second, during this period, cotton was used for manufacturing textiles in India. India में टेक्सटाइल को मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉटन का यूज किया जाता था। दिस स्टेटमेंट ऑल्सो राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। दे possessed great palaces and temples, great palaces और temples हुआ करता था। स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज। स्टेटमेंट इज राइट। मेल एंड फीमेल डेटीज का वर्शिप क्या करते थे। स्टेटमेंट नंबर थ्री, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रोन चैरियट्स इन वारफेयर। वारफेयर में हॉर्स ड्रोन चैरियट का यूज करते थे। स्टेटमेंट इज रॉन्ग। उस टाइम पर किसी भी टाइप का हॉर्स ड्रोन चैरियट का यूज नहीं किया जा सकता था। सो स्टेटमेंट टू इज ट्रू। सो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली टू। They are questions which were added in UPSC means. Question number one. The ancient civilization in the Indian subcontinent differed from those of Egypt, Mesopotamia, and Greece in that its culture and traditions have been preserved without a breakdown to the present day. 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर टू, टू what extent has the urban planning and culture of the Indus Valley civilization provided inputs to present day urbanization। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। How the UAPA are draconian law. In this article, we will discuss about unlawful activities prevention at 1967 and how this act is a draconian law. What is unlawful activities prevention at 1967 UAPA?
UAPA is an act which aims effective prevention of unlawful activities associations in India. इंडिया में अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशंस के इफेक्टिव प्रिवेंशन के लिए यूएपीए एक इम्पोर्टेंट एक्ट है. Unlawful activity includes any action taken by an individual or association intended to disrupt the territorial integrity and sovereignty of India. अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आ सकती हैं? इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को डिसरप्ट करने वाली कोई भी एक्टिविटी अगर किसी इंडिविजुअल या एसोसिएशन के थ्रू टेकन अप की जाती हैं, उन एक्टिविटीज को अनलॉफुल एक्टिविटीज यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है. UAPA was introduced in 1967 as a legislation to set out reasonable restrictions on the fundamental freedom under Article 19(1) of the Constitution, such as freedom of speech, right to assemble peacefully, and the right to form associations. 1967 में UAPA इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके इंट्रोड्यूस करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो अनलॉफुल एक्टिविटीज करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली आर्टिकल 19 के अंदर जो फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं उनको रेस्ट्रिक्शंस इस आर्टिकल के थ्रू, इस एक्ट के थ्रू किया जा सकता है, सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस को कंट्रोल प्रिवेंट इस एक्ट के थ्रू किया जा सकता है. Over the years, some terror-specific legislations like the Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act (TADA) and Prevention of Terrorism Act (POTA) were repealed, and the UAPA became the primary anti-terror legislation in India. Over the years, some terror-specific legislations को UAPA के साथ यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया. इट मीन्स टाडा और पोटा जो कि टेररिस्ट या टेररिज्म एक्टिविटी से रिलेटेड थे, इन एक्ट को यूएपीए के साथ रिप्लेस कर दिया गया. टाडा मीन्स टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एंड पोटा मीन्स प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट. इन दोनों एक्ट को यूएपीए के साथ यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया. UAPA was amended in 2004 and terrorist activities were brought within its fold, under which 34 outfits were banned, including the Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. UAPA के अंडर 2004 में अमेंडमेंट किए जाते हैं और इसके अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज को यहाँ पर ब्रॉड लेवल पर इंक्लूड किया जाता है और साथ में 34 आउटफिट्स ऑर्गेनाइजेशंस को UAPA के अंडर लाया जाता है, सच एज लश्कर-ए-तैयबा एंड जैसे मोहम्मद को इसके थ्रू बैन किया जाता है. व्हाट आर वेरियस प्रोविजंस अंडर UAPA? UAPA के अंडर वेरियस प्रोविजंस क्या क्या है? अंडर दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट में डेजिग्नेट एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इफ इट इन्वॉल्व इन टेररिज्म, कमिट्स और पार्टिसिपेट इन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, प्रिपेयर्स फॉर टेररिज्म, प्रमोट्स टेररिज्म. इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकता है, डेजिग्नेट कर सकता है, इफ वो ऑर्गेनाइजेशन अगर टेररिस्ट के साथ इन्वॉल्व है, टेररिज्म को प्रिपेयर कर रहा है या टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, ये टेररिज्म एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है. बट 2019 अमेंडमेंट गेव द होम मिनिस्ट्री द पावर टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट. 2019 में UAPA के अंदर अमेंडमेंट किया जाता है और इस अमेंडमेंट के अंडर प्रोविजन किया जाता है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट यहाँ पर डेजिग्नेट कर सकती है. द UAPA अप्लाइज टू एनीवन हु कमिट्स अ UAPA क्राइम इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. UAPA कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो सकता है? कोई भी पर्सन जो UAPA क्राइम इंडिया या आउटसाइड इंडिया क्राइम करता है, इंडियन सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द क्राइम इज कमिटेड, किसी भी इंडियन सिटी के अगेंस्ट UAPA अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो क्राइम इंडिया के अंदर किया गया है या फिर आउट ऑफ इंडिया किया गया है. पीपल इन गवर्नमेंट सर्विस में जो पीपल हैं उनके अगेंस्ट भी UAPA अप्लाई किया जा सकता है. पीपल ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, इनके सर्विसमैन जो भी हैं उन पर UAPA अप्लाई किया सकता है. बोथ इंडिया एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज, इंडियन एंड फॉरेन नेशनल दोनों को इस एक्ट के अंदर चार्ज किया जा सकता है. इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर्स इफ क्राइम इज कमिटेड ऑन अ फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया. आउटसाइड इंडिया फॉरेन लैंड पर अगर कोई भी क्राइम कमिटेड किया जाता है, ऑफेंडर्स के अगेंस्ट भी इसे अप्लाई किया जा सकता है.
Under the UAPA, the investigation agency can file a charge sheet in maximum 180 days after the arrest, and the duration can be extended further after informing the court. यूएपीए के अंदर प्रोविजन किया गया है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मैक्सिमम 180 डेज 6 मंथ के अंदर चार्जशीट फाइल कर सकती है आफ्टर अरेस्ट, और इस ड्यूरेशन को कोर्ट को इन्फॉर्म करने के बाद एक्सटेंड भी किया जा सकता है. The 2004 amendment in UAPA added Terrorist Act to the list of offences to ban organizations for terrorist activities, under which 34 outfits were banned. 2004 में जो अमेंडमेंट यूएपीए के अंदर किया गया था, इसके अंदर टेररिस्ट एक्ट फ्रेज यहाँ पर ऐड किया गया था, और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया में कोई भी अगर यूएपीए क्राइम करता है तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को, इट मीन्स टेररिस्ट एक्टिविटीज करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को 2004 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग बैन किया जा सकता है. इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 2004 में अबाउट 34 आउटफिट्स यानी ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया के अंदर बैन किया गया था. टिल 2004 अनलॉफुल एक्टिविटीज इंक्लूड्स ओनली एक्शंस रिलेटेड टू सेसेशन एंड सेशन ऑफ टेरिटोरी. 2004 तक अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर सिर्फ टेरिटोरी का सेशन एंड सेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज ही इसमें इंक्लूड की गई थी, बट 2004 के बाद इसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया और ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पर बैन किया जाने लगा. बट 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया था, इसमें इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता था. वाई यूएपीए इज अ ड्रैकोनियन लॉ. यूएपीए ड्रैकोनियन लॉ क्यों है? द एक्ट असाइंड एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. यूएपीए एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर असाइन करता है. If the center deems an activity as unlawful, then it may impose UAPA by way of an official gazette. सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कोई भी एक्टिविटी किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो की गई है वो अनलॉफुल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट के थ्रू यूएपीए उसके ऊपर इम्पोज कर सकती है. इट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी एज हाईएस्ट पनिशमेंट. यूएपीए एक्ट के अंडर हाईएस्ट पनिशमेंट के तौर पर डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी इसमें प्रोविजन किया गया है. Unlawful Activities Prevention Amendment 2009 designate individuals as terrorists on certain grounds provided in Act. Unlawful Activities Prevention Amendment Act 2019 के अंदर प्रोविजन किया गया कि किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट यहाँ पर डेजिग्नेट कर सकता है on the basis of certain grounds provided in this act. The act empowers the DG of NIA, means Director General of National Investigation Agency, to grant approval of seizure or attachment of property when the case is investigated by the said agency. इस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी भी क्राइम करने वाले पर्सन के अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उस पर्सन के प्रॉपर्टी को सीज या अटैच करने की पावर यहाँ पर एनआईए को मिल जाती है. This article is related to food security in India. In this article, we will discuss about various issues and challenges related to food security in India. Article is important for GS paper 2, GS paper 3, for prelims and for mains. So let's discuss the issue in detail. World Food Day 16th October 2024 has the theme Right to Food for a Better Life and Better Future, which highlights the significance of a hunger-free world with the universal right to food. Every year 16th October को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है. 2024 का जो वर्ल्ड फूड डे का थीम रहा है वो राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर रहा है. ये थीम हंगर फ्री वर्ल्ड की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है और यूनिवर्सल राइट टू फूड पर फोकस करता है. एंडिंग हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड एनी फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट टू बी रियलाइज्ड बाय 2030. 2030 तक के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए गए हैं. इन गोल्स के अंदर एंडिंग हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड एनी फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन को भी यहाँ पर फोकस किया गया है. इट मीन इससे रिलेटेड भी कुछ गोल्स यहाँ पर सेट किए गए हैं. व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड हंगर इन इंडिया. इंडिया में फूड सिक्योरिटी एंड हंगर से रिलेटेड करंट स्टेटस क्या है?
Food security. As per the International Food Security Assessment 2022-23, about 333.5 million, 33.3 crore people in India were food insecure in 2022-23. इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी असेसमेंट 2022-23 के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर अबाउट 333.5 मिलियन विच मीन्स अबाउट 33.3 करोड़ पीपल फूड इनसिक्योर हैं और जो 63.3% ऑफ रूरल पॉपुलेशन 527.4 million people could not afford the cost of a required diet even with 100% of income spent on food. इंडिया में 63.3% रूरल पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन है जो कि रिक्वायर्ड डाइट का जो एक लिमिट है इस लिमिट पर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. इट मीन्स पीपल को हेल्दी रहने के लिए जो रिक्वायर्ड डाइट चाहिए 63.3% रूरल पॉपुलेशन को वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. हंगर इन इंडिया 3.2% ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट कंप्लाइंट विद अ मिनिमम ऑफ 60 मील्स पर मंथ. इंडिया में ओवरऑल पॉपुलेशन में से 3.2% पीपल ऐसे हैं जो मंथ में 60 मील्स का कंप्लेंट या कंप्लीट नहीं कर पा रहे. इट मीन्स उन्हें पर डे 2 टाइम्स फूड नहीं मिल पा रहा है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024. India ranked 105th out of 127, placing it in the serious category for hunger levels. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक 105 रहा है आउट ऑफ 127. इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 इंडिया वाज रैंक्ड 111th आउट ऑफ 125 कंट्रीज बिलो पाकिस्तान एंड सूडान. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के साथ इंडिया का कंपेयर किया जाए तो 125 कंट्रीज में से इंडिया का प्लेस 111th था जो कि पाकिस्तान एंड सूडान के कंपेयर में काफ़ी बिलो रैंक है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्लेसेस इंडिया पुअरली ड्यू टू फोकस मोर ऑन न्यूट्रिशन एंड अर्ली एज मॉर्टेलिटी रेदर देन एक्चुअल हंगर. ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने इंडिया को पुअरली कैटेगरी में यहाँ पर प्लेस किया है एंड बिकॉज इंडिया के अंदर मोर न्यूट्रिशन पर फोकस नहीं किया गया है जिसकी वजह से अर्ली एज मॉर्टेलिटी भी यहाँ पर बहुत हाई है. Global undernourishment data. The global hunger assessment related to undernourishment show a continuing lack of progress toward the goal of zero hunger. Because goal of zero hunger का जो टारगेट ग्लोबली रखा गया है उसके प्रोग्रेस में काफ़ी लैक शो हो रहे हैं. इट मीन्स अंडर नूरिशमेंट से रिलेटेड टारगेट जो सेट किए गए हैं उनका प्रोग्रेस बहुत ही स्लो रेट से हो रहा है. The global undernourishment has risen to 9.4% or 757 million, about 70.57 crore people as of 2023. 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया में पूरा वर्ल्ड का ही डाटा है. ग्लोबल अंडरनरिशमेंट जो रहा है वो अबाउट 75.7 करोड़ रहा है. इट मीन्स ओवरऑल पॉपुलेशन का 9.4% पीपल अंडरनरिश्ड पीपल है जो कि 75 करोड़ के आसपास है. अफ्रीकन रीजन विद 20.4% फेसिंग हंगर. अफ्रीकन रीजन की अगर बात की जाए तो ओवरऑल पॉपुलेशन में से 20.4% पीपल हंगर फेसिंग कर रहे हैं. इन कंपेरिजन 8.1% इन एशिया, 6.2% इन लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन एंड 7.3% इन ओशनिया आर अंडर नरिश्ड. एशिया में 8.1% अंडर नरिश्ड हैं, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन 6.2%, ओशनिया के अंदर 7.3% पीपल ऐसे हैं जो अंडर नरिश्ड पीपल हैं. Asia is home to the largest magnitude of those who are hungry, 384.5 million as compared with 298.4 million in Africa. हंगर के मामले में एशिया टॉप पर है. ओनली एशिया के अंदर 384.5 मिलियन विच इज अबाउट 38 करोड़ पीपल हैं जो हंगर सिचुएशन फेस कर रहे हैं. अफ्रीका में 29.84 करोड़ के आसपास लोग हैं जो हंगर सिचुएशन फेस कर रहे हैं. इंडिया जर्नी टुवर्ड फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी पर इंडिया का क्या जर्नी रहा है. नंबर 1, सिग्निफिकेंट स्ट्रेड्स इन फूड सिक्योरिटी. इंडिया में फूड सिक्योरिटी के लिए सिग्निफिकेंट स्ट्रेड्स किए गए हैं. इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्रेड्स इन फूड सिक्योरिटी ओवर द पास्ट 70 ईयर्स. पास्ट 70 ईयर्स में इंडिया ने फूड सिक्योरिटी के लिए सिग्निफिकेंट स्ट्रेड्स किए हैं. नंबर 2, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फूड डेफिशिएंट नेशन टू फूड सरप्लस कंट्री. फूड डेफिशिएंट नेशन से फूड सरप्लस कंट्री में इंडिया ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है.
From food deficient nation, it has transformed itself into a food surplus country driven by effective policies, the Green Revolution advancement from institutions such as the Indian Council of Agriculture Research and improved supply chain. इंडिया ने फूड डेफिशिएंट नेशन से अपने आप को फूड सरप्लस कंट्री में चेंज किया और इसके लिए इफेक्टिव पॉलिसीज टेकिंग की गई सच एज ग्रीन रेवोल्यूशन टेकिंग किया गया, कुछ इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए गए सच एज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सप्लाई चेन को इंडिया में इम्प्रूव किया गया। इन इनिशिएटिव्स के थ्रू इंडिया अपने आप को फूड सरप्लस कंट्री फॉर्म कर पाया है। नंबर 3, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 में इंडिया के अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया। A key pillar of India's food security is the National Food Security Act 2013, which provides food entitlement to over 800 million citizens. 2013 में फूड सिक्योरिटी को कंसिडर करते हुए इंडिया ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और इस एक्ट के थ्रू इंडिया में अबाउट 800 मिलियन पीपल का फूड एंटाइटलमेंट यहाँ पर सिक्योर किया गया। 800 मिलियन मीन्स 80 करोड़ लोगों को इस एक्ट के अकॉर्डिंग फूड प्रोवाइड कराया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस, प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस फ्रॉम जुलाई 2024 टू दिसंबर 2028, रिफ्लेक्टिंग इंडियाज कमिटमेंट टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। इंडिया में न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने फोर्टिफाइड राइस के डिस्ट्रीब्यूशन को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक के लिए यहाँ पर अप्रूवल दिया है। फोर्टिफाइड राइस का जो प्लानिंग है इसके थ्रू फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है। नंबर 5, इफेक्टिव कोलैबोरेशन, द इफेक्टिव कोलैबोरेशन बिटवीन लोकल इनिशिएटिव्स एंड नेशनल पॉलिसीज शोकाज द रोबस्टनेस ऑफ द कंट्रीज फूड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। लोकल इनिशिएटिव्स एंड नेशनल पॉलिसीज के बीच इफेक्टिव कोलैबोरेशन कंट्री फूड सिक्योरिटी के रोबस्टनेस को शोकास करता है। Why has food security in India not translated into reduced hunger? इंडिया में फूड सिक्योरिटी के लिए ये जो इनिशिएटिव्स टेकन किए गए थे ये हंगर को रिड्यूस क्यों नहीं कर पाए? नंबर 1, इन एफिशिएंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नंबर 2, इनकम इनक्वालिटी एंड पॉवर्टी। नंबर 3, न्यूट्रिशनल चैलेंजेस। नंबर 4, अर्बनाइजेशन एंड चेंजिंग फूड सिस्टम्स। नंबर 5, जेंडर डिस्पैरिटीज इन फूड एक्सेस। Number 6, inadequate focus on non-staple food. Number 7, post-harvest losses and food waste. Number 8, limited access to clean water and sanitation. Number 1, inefficient public distribution system. Despite improvement, India's public distribution system still faces various challenges in reaching all intended beneficiaries. वेरियस इम्प्रूवमेंट के बाद भी इंडिया के अंदर पीडीएस सिस्टम वेरियस चैलेंजेस यहाँ पर फेस कर रहा है। स्पेशली इंटेंडेड बेनिफिशियरीज तक पीडीएस सर्विस नहीं पहुंच पा रही है। लीकेज, करप्शन एंड एक्सक्लूजन एरर्स परसिस्ट। पीडीएस सिस्टम के अंदर लीकेज, करप्शन एंड एक्सक्लूजन एरर्स प्रिवेल हैं। एज पर 2022 रिपोर्ट, मोर देन 9 करोड़ एलिजिबल persons have been excluded from legal entitlement under the targeted public distribution system. 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अबाउट 9 करोड़ एलिजिबल पीपल को लीगल एंटाइटलमेंट से एक्सक्लूड किया गया। कोविड-19 पैंडेमिक एक्सपोज्ड वीकनेस विद मैनी माइग्रेंट्स वाज अनेबल टू एक्सेस फूड राशंस आउटसाइड देयर होम स्टेट। कोविड-19 पैंडेमिक ने पीडीएस सिस्टम की वीकनेस को एक्सपोज किया बिकॉज मैनी माइग्रेंट्स जो कि अपने होम स्टेट से आउटसाइड थे उन्हें फूड राशंस यहाँ पर वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। इन रिस्पॉन्स द गवर्नमेंट लॉन्च द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। कोविड-19 पैंडेमिक के ड्यूरिंग माइग्रेंट्स पीपल को फूड राशंस नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन राशन कार्ड स्कीम यहाँ पर लॉन्च किया। इस स्कीम के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जिसका राशन कार्ड में नेम है वो ऑल इंडिया के अंदर कहीं भी राशन गेट कर सकता है। नंबर 2, इनकम इनक्वालिटी एंड पॉवर्टी। व्हाइल इंडिया हैज मेड स्ट्रेड्स इन पॉवर्टी रिडक्शन, सिग्निफिकेंट इनकम डिस्पैरिटीज परसिस्ट अफेक्टिंग फूड एक्सेस। इंडिया ने पॉवर्टी रिडक्शन के लिए वेरियस स्ट्रेड्स टेकिंग किए हैं, बट इंडिया के अंदर इनकम डिस्पैरिटीज अभी भी बहुत ज़्यादा है जो कि फूड एक्सेस को अफेक्ट करता है।
About 24.82 करोड़ इंडियंस escape multi-dimensional poverty in the last 9 years. लास्ट 9 ईयर्स में इंडिया के अंदर 24.82 करोड़ पीपल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से आउट हुए हैं। एज पर वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट 2022, India is among the most unequal countries in the world, with the top 10% and top 1% of population holding 57% and 22% of the total national income respectively. वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग इंडिया अनइक्वल कंट्रीज में से टॉप पर है, जिसमें टॉप 10% के पास इंडिया का 57% नेशनल इनकम आ रहा है और टॉप 1 के पास 22% नेशनल इनकम आ रहा है। बात अगर वेल्थ की जाए तो टॉप 1% के पास इंडिया का 40.2% वेल्थ आता है। Recent data from the National Family Health Survey 5 show that 35.5% of children under 5 years are stunted, indicating long-term nutritional deficiencies linked to poverty and inequality. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग, ये डाटा 2019-21 का डाटा है। इस डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 5 ईयर से लेस चिल्ड्रन में से अबाउट 35.5% चिल्ड्रन स्टैंडर्ड चिल्ड्रन, जो कि लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को इंडिकेट करता है और लॉन्ग टर्म डिफिशियंसीज पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी से इनका लिंक है। नंबर 3, न्यूट्रिशनल चैलेंजेस। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया फोकस ऑन कैलोरी सफिशिएंसी रेदर देन न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी। फूड सिक्योरिटी एक्ट इंडिया के अंदर कैलोरी सफिशिएंसी पर फोकस करता है, जबकि न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी पर इसको फोकस करना चाहिए। इंडिया फेस अ ट्रिपल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज एंड ओबेसिटी। इंडिया के अंदर मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड ट्रिपल बर्डन है, अंडर न्यूट्रिशन, micronutrient deficiencies and obesity. The household consumption expenditure survey 2022-23 indicate that the average per capita daily calorie intake in rural India is 1,564 kcal for the poorest 5% as against required 2,172 kcal. हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 इंडिकेट करता है कि इंडिया में पुअर 5% पुअरेस्ट पीपल को जो 2,172 KCL एनर्जी चाहिए, वहीं उसकी जगह इन्हें 1,564 KCL एनर्जी इन्हें मिल पा रहा है। इन अर्बन एरिया द इंटेक इज 1,607 KCL कैलोरी अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ 2,135 कैलोरी। अर्बन एरियाज के अंदर हेल्दी पीपल के लिए 2,135 कैलोरी एनर्जी चाहिए, जबकि इन्हें रियल में 1,607 कैलोरी इन्हें मिल पा रहा है। The government has initiated पोषण अभियान to address malnutrition, but progress is slow. Malnutrition को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोषण अभियान स्टार्ट किया, बट इसका प्रोग्रेस काफ़ी स्लो है। नंबर 4, अर्बनाइजेशन एंड चेंजिंग फूड सिस्टम्स। इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन काफ़ी बूस्ट हो रहा है और फूड सिस्टम चेंज हो रहा है। रैपिड अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स एंड कंजप्शन पैटर्न। इंडिया के अंदर रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से फूड सिस्टम्स एंड कंजप्शन पैटर्न ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अर्बन फूड इनसिक्योरिटी इज इंक्रीजिंग एंड अफेक्ट द अर्बन पुअर एंड एक्सेसिंग न्यूट्रिशियस फूड। अर्बन फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से अर्बन पुअर स्पेशली न्यूट्रियस फूड एक्सेसिंग के मामले में अफेक्ट हो रहे हैं। एज पर 2022 स्टडी अबाउट 51% ऑफ अर्बन स्लम्स हाउसहोल्ड इन दिल्ली एक्सपीरियंस फूड इनसिक्योरिटी। दिल्ली के अंदर स्लम एरियाज में रहने वाले अबाउट 51% अर्बन स्लम फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एज पर 2022 स्टडी। इन रिस्पॉन्स द इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स, बट चैलेंजेस इन अर्बन फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यूट्रिशन परसिस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सपेंड किया। इसके थ्रू फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड कराए जाते हैं, बट अर्बन फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड चैलेंज अभी भी कंटिन्यू परसिस्ट है। नंबर 5, जेंडर डिस्पैरिटीज इन फूड एक्सेस। फूड एक्सेस से रिलेटेड जेंडर डिस्पैरिटीज है। persistent gender inequality in India contribute to food insecurity and malnutrition in India. इंडिया के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी भी फूड इनसिक्योरिटी एंड मेलन्यूट्रिशन को इंक्रीज करती है। वुमेन ऑफर ईट लास्ट एंड लीस्ट इन फैमिली लीडिंग टू पुअर न्यूट्रिशनल आउटकम।
एवरी हाउस होल्ड या फैमिली के अंदर वुमेन ऑलवेज लास्ट में ईटिंग करती हैं और लीस्ट इन्हें फूड मिल पाता है, जिसकी वजह से पूरा न्यूट्रिशनल आउटकम्स यहाँ पर शो होते हैं। एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 द प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया इज 57.0% इन वुमेन। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग इंडिया में वुमेन के अंदर 57% वुमेन के अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम है। नंबर 6, इनएडिक्वेट फोकस ऑन नॉन स्टेबल फूड। इंडिया में नॉन स्टेबल फूड पर फोकस नहीं किया जा रहा है, इस वजह से भी इंडिया में हंगर रेट बहुत ज़्यादा है। इंडियाज फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज हैव ट्रेडिशनली फोकस्ड ऑन सीरियल्स पर्टिकुलर राइस एंड व्हीट। इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज ने ऑलवेज स्टेबल सीरियल्स पर यहाँ पर फोकस किया, सच एज राइस एंड व्हीट पर ही फोकस किया। दिस अप्रोच ओवरलुक द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्स न्यूट्रिएंट रिच फूड। इस अप्रोच ने डाइवर्स न्यूट्रिएंट रिच फूड के इम्पोर्टेंस को ओवरलुक किया है। नंबर 7, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज एंड फूड वेस्ट। इंडिया के अंदर फूड वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा फूड वेस्ट हो रहा है, कहीं पर लोगों को फूड मिल नहीं पा रहा है। तो ये जो गैप है ये बहुत बिग गैप है। सिग्निफिकेंट फूड लॉसेस अकर ड्यू टू इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लैक की वजह से बहुत ज़्यादा फूड लॉस होता है। It is estimated that nearly 30 to 40% of vegetables and fruits in India turn waste due to lack of proper cold storage facilities. इंडिया में प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ के लैक की वजह से 30 to 40% वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वेस्ट हो जाते हैं। टू एड्रेस दिस द गवर्नमेंट लॉन्च द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यहाँ पर रेज किया है। नंबर 8, लिमिटेड एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इंडिया के अंदर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के एक्सेस यहाँ पर लिमिटेड है, इस वजह से भी इंडिया के अंदर हंगर बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इज क्लोजली लिंक्ड टू वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन कंडीशंस। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन कंडीशंस से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। पुअर वॉश कैन लीड टू फ्रीक्वेंट इलनेस एंड मेल absorption of nutrients, undermining food security efforts. Poor wash means water, sanitation and hygiene. अगर ये पुअर होंगे तो इसकी वजह से पीपल के अंदर फ्रिक्वेंट इनलेज होंगे और न्यूट्रिशन का मेल एब्जॉर्प्शन होगा, जो कि फूड सिक्योरिटी एफर्ट को अंडरमाइन कर सकता है। फॉर दिस इंडिया हैज स्टार्टेड स्वच्छ भारत मिशन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया के अंदर स्वच्छ भारत मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है। What are the government initiatives related to food security and elimination of hunger? Food security and hunger elimination से रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं। इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं। नंबर 1, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 यहाँ पर लॉन्च किया। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च किया गया। 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। मेगा फूड पार्क स्कीम इस्टेब्लिश किए गए। नेशनल फूड प्रोसेसिंग मिशन इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस्टेब्लिश की गई। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लॉन्च किया गया। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए। इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू कॉम्बैट हंगर से कॉम्बैट करने के लिए इंडिया के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए। मिड डे मील स्टार्ट किया गया। ईट राइट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, फूड फोर्टिफिकेशन, पोषण ट्रैकर ऐप, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम लॉन्च किया गया। हाउ कैन इंडिया साइमल्टेनियसली अचीव फूड सिक्योरिटी एंड रिड्यूस हंगर। इंडिया फूड सिक्योरिटी एंड हंगर को रिड्यूस करने के लिए साइमल्टेनियस एक्शंस कैसे टेकिंग कर सकता है। नंबर 1, स्ट्रेंथन एंड डाइवर्सिफाई पीडीएस सिस्टम। इंडिया को पीडीएस सिस्टम को स्ट्रेंथ करना होगा, डाइवर्सिफाई करना होगा। नंबर 2, स्ट्रेंथन अर्बन फूड सिक्योरिटी मेजर्स। अर्बन फूड सिक्योरिटी मेजर्स को स्ट्रेंथ करना होगा। प्रमोट डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन एंड इंडिजिनस फूड को प्रमोट करना होगा, डाइवर्सिफाई करना होगा। एनहांस न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड बिहेवियर चेंज। न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड बिहेवियर चेंज को इन्हांस करना होगा। इम्प्रूव पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिड्यूस फूड वेस्ट। फूड वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए और कुछ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव्स टेकिंग करना होगा। एम्पावर वुमेन इन एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन।
एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन में वुमेन को एम्पावर करना होगा। इन्वेस्ट इन क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट को बढ़ाना होगा। इनहांस सोशल प्रोटेक्शन फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स, लीवरेज टेक्नोलॉजी फॉर बेटर टारगेटिंग एंड मॉनिटरिंग। Number one, strengthen and diversify PDS system. Expand and diversify the PDS to include a wider variety of nutritious food beyond cereals such as millets, pulses and fortified food. इंडिया के अंदर पीडीएस सिस्टम के अंदर जो भी आइटम्स गिवन किए जाते हैं पुअर पीपल के लिए, उन आइटम्स को डाइवर्सिफाई करना होगा और ऐसे आइटम्स इसमें ऐड करने होंगे जो न्यूट्रिएंट फुल आइटम्स हैं। मिलेट्स, पल्सेज एंड फोर्टिफाइड फूड से अलग कुछ और आइटम्स इसमें ऐड करने होंगे। Implement technology-driven solutions like biometric authentication to reduce leakage and improve targeting PDS. लीकेज को रिड्यूस करने के लिए एंड टारगेटिंग ऑफ पीडीएस को इम्प्रूव करने के लिए पीडीएस सिस्टम के अंदर टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशंस लाइक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को ऐड करना होगा। देयर इज अ नीड टू एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम टू इंश्योर फूड एक्सेस फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। माइग्रेंट वर्कर्स तक फूड एक्सेस को इंश्योर करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट बेटर तरीके से करना होगा। Number two, strengthen urban food security measures. Need to develop targeted food security programs for urban poor, including food banks, community kitchens, urban agriculture initiatives. इंडिया के अंदर टारगेटेड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने होंगे अर्बन पीपल के लिए, स्पेशली सच एज फूड बैंक्स इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, कम्युनिटी किचन्स, अर्बन एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स टेकिंग किए सकते हैं। इम्प्रूव आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबल अर्बन पॉपुलेशन, वल्नरेबल अर्बन पॉपुलेशन के आइडेंटिफिकेशन को इम्प्रूव करना होगा। नंबर 3, promote dietary diversification and indigenous foods. Incentivize the production and consumption of nutrient-rich crop like millets, pulses and indigenous vegetables. इंडिया के अंदर न्यूट्रिएंट-रिच क्रॉप्स लाइक मिलेट्स, पल्सेस एंड इंडिजिनस वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन एंड कंजप्शन को इंसेंटिवाइज करना होगा। लॉन्च अवेयरनेस कैंपेन प्रमोटिंग द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल फूड। ट्रेडिशनल फूड्स के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, इससे रिलेटेड पब्लिक के अंदर कंपेनिंग अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करने होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोजल डिक्लेरेशन ऑफ 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इज अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन। अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोपोजल रखा गया कि वो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर डिक्लेयर करा और ऐसा हुआ भी। इसके थ्रू मेनली इंडिजिनस या फिर नेचुरल डाइट्री को कंज्यूम करने के लिए यहाँ पर इंसेंटिवाइज किया गया पीपल को। नंबर 4, एनहांस न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड बिहेवियर चेंज। लॉन्च कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशन एजुकेशन कैंपेन टारगेटिंग डाइवर्स डेमोग्राफिक्स इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन, स्कूल चिल्ड्रन एंड कम्युनिटी लीडर्स। इंडिया के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशन एजुकेशन कैंपेन लॉन्च करने होंगे और ये जो कैंपेन टारगेट करेंगे वो डाइवर्स डेमोग्राफिक्स, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को फोकस करते हुए, स्कूल चिल्ड्रन को फोकस करते हुए, कम्युनिटी लीडर्स को फोकस करते हुए कैंपेन कंडक्ट कराए जाने चाहिए। इंटीग्रेट न्यूट्रिशन एजुकेशन इनटू स्कूल करिकुलम एंड आंगनवाड़ी सर्विसेज। न्यूट्रिशन एजुकेशन को आंगनवाड़ी सर्विसेज और स्कूल करिकुलम के साथ इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द पोषण अभियान जन आंदोलन अप्रोच हैज राइजिंग न्यूट्रिशनल अवेयरनेस। पोषण अभियान जन आंदोलन ये पीपल्स मूवमेंट रहा है, इसकी वजह से न्यूट्रिशनल अवेयरनेस लोगों के अंदर काफ़ी इंक्रीज हुआ है। नंबर 5, इम्प्रूव पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिड्यूस फूड वेस्ट। फूड वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स इंडिया के द्वारा टेकिंग किए जाने चाहिए। नीड टू इन्वेस्ट इन डिसेंट्रलाइज स्टोरेज फैसिलिटीज, कोल्ड चेन एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। इंडिया के अंदर स्टोरेज फैसिलिटीज, कोल्ड चेन एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को डिसेंट्रलाइज करना होगा। इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजीज लाइक मोबाइल ऐप्स फॉर बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज लाइक मोबाइल ऐप्स को इम्प्लीमेंट करना होगा। इनकरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन डेवलपिंग एग्री लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्री लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पीपीपी मॉडल को इंक्रीज करना होगा। पीपीपी मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को यहाँ पर इंक्रीज करना होगा। एम्पावर वुमेन इन एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन। इम्प्लीमेंट पॉलिसीज टू इंक्रीज वुमेन्स लैंड ओनरशिप एंड एक्सेस टू एग्रीकल्चर इनपुट्स। वुमेन के लैंड ओनरशिप को इंक्रीज करने के लिए कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी होंगी इंडिया के अंदर। प्रोवाइड फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम एंड टारगेटेड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर वुमेन फार्मर्स। वुमेन फार्मर्स के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स
एंड टारगेटेड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए इंडिया के अंदर। स्ट्रेंथ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड दियर रोल इन लोकल फूड सिस्टम्स। वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्ट्रेंथन करना होगा और लोकल फूड सिस्टम्स में इनका जो रोल है उस रोल को यहाँ पर इम्पोर्टेंस देना होगा। फॉर एग्जांपल द महिला किसान सहायक सशक्तिकरण परियोजना हैज सोन सक्सेस इन एम्पावरिंग वुमेन फार्मर्स। एग्जाम्पल के तौर पर वुमेन फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना काफ़ी सक्सेस रही है। इन्वेस्ट इन क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर, स्केल अप प्रोग्राम्स प्रोमोटिंग वाटर एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, ड्रॉट रेसिलेंट क्रॉप वेराइटीज एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इंडिया के अंदर वाटर एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना होगा। एक्सपेंड क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज स्कीम लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टू प्रोटेक्ट फार्मर्स अगेंस्ट क्लाइमेट शॉक। फार्मर्स को क्लाइमेट शॉक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के अंदर कुछ इंश्योरेंस कवरेज स्कीम सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को एक्सपेंड करना होगा। इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर क्लाइमेट अडेप्टिव एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। क्लाइमेट अडेप्टिव एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट के लिए इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना होगा। एनहांस सोशल प्रोटेक्शन फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स, एक्सपेंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स। इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को एक्सपेंड करना होगा। इम्प्लीमेंट अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, कुछ अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स इम्प्लीमेंट करनी हो, जिस तरह से रूरल एरियाज के लिए मनरेगा स्कीम है। स्ट्रेंथन लिंकेज बिटवीन सोशल प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, सोशल प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बीच जो लिंकेज है उसको स्ट्रेंथ करना होगा। Leverage technology for better targeting and monitoring. Implement artificial intelligence and big data analytics for real-time monitoring of food security indicators and early warning systems for potential hunger hotspot. फूड सिक्योरिटी इंडिकेटर्स को रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए बिग डाटा एनालिटिक्स की नीड है और उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प इसमें टेकिंग की जानी चाहिए। पोटेंशियल हंगर हॉटस्पॉट सिस्टम्स में वार्निंग के लिए कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है। यूज सैटेलाइट इमेजरी एंड रिमोट सेंसिंग फॉर क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट एंड क्रॉप यील्ड प्रेडिक्शंस। क्रॉप यील्ड प्रेडिक्शंस एंड क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट के लिए सैटेलाइट इमेजरी एंड रिमोट सेंसिंग का यूज किया जा सकता है। डेवलप यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप्स फॉर बेनिफिशरीज, बेनिफिशरीज के लिए कुछ यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप्स डेवलप किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल द मेरा राशन मोबाइल ऐप हैज इम्प्रूव्ड पीडीएस एक्सेसिबिलिटी। पीडीएस एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके थ्रू पीडीएस एक्सेसिबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। दिस इज PYQ क्वेश्चन, which of the following is are the indicators used by IFPRA to compute the Global Hunger Index Report 2016। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से इंडिकेटर्स इसमें यूज किए जाते हैं 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टैंडिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ऑल आर करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज C 1 2 3। दिस इज क्वेश्चन विच वॉज एड इन 2021 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं और तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। दिस क्वेश्चन was added in 2018 with reference to the provisions made under the National Food Security Act 2013। 2013 के अंदर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया था उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है। इसमें ओनली 2 स्टेटमेंट राइट है, बाकी 1 और 3 इनकरेक्ट है। दिस इज मेंस रिलेटेड क्वेश्चन। फूड सिक्योरिटी बिल is expected to eliminate hunger and malnutrition in India. Critically discuss various apprehensions in its effective implementation along with the concern it has generated in WTO। 2013 में